हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। अगर आपका एम 17 मई को होने वाली जो पटवारी लेखपाल की परीक्षा थी, अब वो पोस्टपोन हो चुकी है 14 जून को। अगर आपका जो एम है वो पटवारी लेखपाल परीक्षा को पास करना है, तो अगले कुछ मिनट आपके यहाँ पे लाइफ बदल सकते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज उत्तराखंड करंट अफेयर के 50 ब्रह्मास्त्र प्रश्न, जो सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ 50 सवाल नहीं होंगे। यहाँ पे आपको हर प्रश्न के साथ 5 ऐसे गोल्डन फैक्ट देखने को मिलेंगे, जो एक सवाल को 5 सवालों के बराबर बना देगी। यानी कि इस क्लास में आपको लगभग लगभग नहीं भी तो 200 से 250 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स को यहाँ पे पूरी तरह कवर करेंगे हम। चाहे वो यूसीसी हो, 38वें राष्ट्रीय खेल हो, या लखपति दीदी योजना जैसे कोई भी अन्य योजनाएं, हम सिर्फ यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, उन्हें याद भी करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ा चीज, ये वक्त है अपनी तैयारी को फाइनल रिव्यू देने का। अगर आपके किसी भी दोस्त या भाई बहन का उसका एग्जाम, अगर ये एग्जाम है पटवारी लेखपाल का, तो उनको ये वीडियो अभी शेयर कर दीजिए शुरू में ही, क्योंकि सही वक्त पर मिला सही कंटेंट ही सिलेक्शन की गारंटी देता है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर का ये महासंग्राम। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसका आयोजन 28 से 24 फरवरी के बीच हुआ था। दूसरा है, आधिकारिक शुभंकर मौली है। और तीसरा, उत्तराखंड का पहला पदक ज्योति वर्मा को मिला। और चौथा है, उपरोक्त सभी कथन सही है। तो आंसर आपका यही है। अब इसकी डिटेल में एनालिसिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2025 में संपन्न हुए थे, देवभूमि में खेल और पर्यटन का ऐतिहासिक संगम देखने को मिलता है। जिसमें बात करें यहाँ पे मेजबानी की, तो उत्तराखंड ने पहली बार, ठीक है, तो इंपोर्टेंट तो पहले यही हो जाता कि कौन सी बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया, तो पहली बार किया। मुख्य आयोजन इसका देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, गुलरभुज और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे हुआ है। बात करते हैं शुभंकर यानी कि मस्कट की, तो यहाँ पे मस्कट था मौली। और मौली क्या है, मौली यहाँ पे हिमालय मोनाल है, जो राज्य पक्षी भी है। और इसी क्रम में आपको एक बार रिवीजन कर लेना, राजकीय पुष्प पुष्प, राजकीय पक्षी, राजकीय जो भी है, मतलब कि राज्य के प्रतीक चिन्ह, उनको रिवीजन कर लेना। बात करते हैं, इसको हिमालय का मयूर यानी कि हिमालय का मोर भी कहते हैं। वन्यजीव संरक्षण और सांस्कृतिक पहचान का यह प्रतीक है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो हल्द्वानी के गोलापार में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है। और देहरादून के रायपुर में खेल की सुविधाओं का बृहद विस्तार यहाँ पे विस्तार देखने को मिलता है। पदक की बात करें तो ज्योति वर्मा एथलेटिक्स से है। इनका पहला जो पदक था, युवाओं के लिए प्रेरणा से भरा हुआ था। जो भी है, मार्शल आर्ट और योग में राज्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन यहाँ पे रहा। खेल पर्यटन की बात करें तो इन खेलों के दौरान राज्य की सांस्कृतिक झांकी प्रस्तुत कर स्पोर्ट्स टूरिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। भारत चीन सीमा पर स्थित चिन्याली, सोन और गौचर हवाई पट्टियों के सैन्य सुदृढ़ीकरण के लिए संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इन्हें वायुसेना द्वारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी कि एएलजी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो अब बात करेंगे इसकी बात सामरिक दृष्टि से, हवाई पट्टियों की बात करें चिन्याली, सैन और गौचर में, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले रणनीतिक महत्व क्या है इनका। चिन्याली सैंड जो कि उत्तरकाशी में है और गौचर क्या है, चमोली में है। सबसे पहली बात तो यही आ जाएगा क्वेश्चन की, चिन्याली सैंड कहाँ है, उत्तरकाशी कहाँ है, गौचर कहाँ है। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है। त्वरित सैन्य तैनाती हेतु ये अहम है। एएलजी का विकास की बात करें तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां से सीध 130J सुपर हरक्यूलस जैसे भारी मालवाहक विमान भी उड़ सकते हैं। केंद्र को हस्तांतरण की बात करें तो सुरक्षा हितों के कारण कैबिनेट द्वारा इन हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना के लिए लीज पर सौंपा गया है। ठीक है। ड्यूल यूज पॉलिसी की बात करें, सामरिक उपयोग के लिए साथ साथ उड़ान योजना के तहत आम नागरिकों के लिए हेलीपैड व छोटे विमानों की सेवा भी यहाँ पे दी जा रही है। और सीमावर्ती निगरानी की बात करें तो नीलांग घाटी और बाड़ा होती जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सेना की रसद और निगरानी की क्षमता में भारी यहाँ पे वृद्धि देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हालिया प्रशासनिक परिवर्तनों और नए निकायों के गठन के बारे में सत्य जानकारी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों है। जिसमें पहला है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नए नगर निगम बनाए गए हैं। राज्य में अब कुल 11 नए नगर निगम हो गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, प्रशासनिक परिवर्तन और नगर निगम की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे बढ़ती जनसंख्या और शहरी जरूरतों को देखते हुए अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम का दर्जा मिला है। कुल निकायों का अब गणित कैसे हो गया है, 11 नगर निगम यहाँ पे कार्यरत हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और भी बहुत है। इसके बाद बात करें तो प्रशासनिक लाभ की बात करें तो नगर निगम बनने से केंद्र और राज्य से अधिक अनुदान यानी कि ग्रांट जो होती है वो प्राप्त होती है। और मेयर पद का सृजन भी यहाँ पर होता है। सीमांत क्षेत्रों का विकास की बात करें तो मुंशियारी को नगर पालिका में घोषित कर सीमांत क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं और पर्यटन ढांचे को मजबूरी यहाँ पर दी गई है। और
शहरी नियोजन की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में कूड़ा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम के लिए अलग बजट का विशेष यहाँ पे प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन है, मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के विकास हेतु कौन सा तथ्य यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है मानसखंड मंदिर माला मिशन, जिसमें ये गलत है, जागेश्वर और हाट कालिका इस मिशन का हिस्सा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों मंदिर भी इस मिशन का हिस्सा हैं। तो बात करें तो यहाँ पे मानसखंड मंदिर माला मिशन की, तो यहाँ पे कॉरिडोर का विकास यहाँ पे गढ़वाल के चारधाम मास्टर प्लान की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को जोड़ने हेतु मानसखंड कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है। मंदिर की बात करें तो प्रमुख मंदिर इसमें 16 प्रमुख मंदिर चयनित हैं, जिसमें जागेश्वर, हाटकालिका और पूर्णागिरि, पाताल भुवनेश्वर जैसे मुख्य आकर्षण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। धार्मिक सर्किट और रोजगार की बात करें तो ये केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि मंदिरों के आसपास जो होम स्टे हैं और स्थानीय स्वरोजगार है, उनको बढ़ावा देने का भी लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। इसी क्रम में वैश्विक पहचान की बात करें तो जागेश्वर मंदिर समूह को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के करीब लाने के लिए विशेष सौंदर्यीकरण कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी की बात करें तो देश के श्रद्धालुओं को सीधे कुमाऊं से जोड़ने के लिए मानसखंड एक्सप्रेस जैसी विशेष ट्रेन योजना भी यहाँ पे चलाई जाएगी भविष्य में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण योजना जो कि है लखपति दीदी व नारी शक्ति, इसके संदर्भ में विवरण दें। तो ऑप्शन नंबर है डी, उपरोक्त सभी। तो पहला कथन है, लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 1.25 लाख महिलाओं को 1 लाख से अधिक वार्षिक आय तक पहुंचाना यहाँ का लक्ष्य है। ठीक है, 1.25 यानी कि 1.25 लाख महिलाओं को 1 लाख से अधिक उनकी वार्षिक आय तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है लखपति दीदी का, इसलिए उसका नाम क्या है, लखपति दीदी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करें तो ये 106वां संशोधन है जो कि राज्य में क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। तीसरा है, मुख्यमंत्री महिला महालक्ष्मी किट योजना गर्भवती महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये मैंने बता दिया है, आंकड़ा क्या है, 1 लाख पे पार ले जाने का लक्ष्य है। नारी शक्ति वंदन विधेयक में क्या है, इसमें है कि 33% महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिससे राजनीतिक भागीदारी में इसकी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि 106वां संविधान संशोधन ये विधेयक है। बात करते हैं महालक्ष्मी किट की, तो माता, अब देखो इसमें नाम में ही क्या छुपा हुआ, किट छुपा हुआ। अब किट का मतलब जहाँ पे वहाँ पे पोषण सामग्री और स्वच्छता के लिए यहाँ पे दी जाएंगी। तो यहाँ पे माता और नवजात शिशु के पोषण व स्वच्छता के लिए सामग्री, जिसका उद्देश्य क्या है, MMR को कम करना है, यानी कि मातृ मृत्यु दर को कम करना है। संपत्ति, अगला है संपत्ति में समान अधिकार की बात हम करें तो राज्य में पति के पैतृक संपत्ति में पत्नी को सह खातेदार यानी कि को ओनर बनाने का ऐतिहासिक प्रावधान यहाँ पे लागू हुआ है। अब स्वयं सहायता समूह की बात करें तो SHG, तो यहाँ पे ईरा ब्रांडिंग के जरिए महिला समूह के उत्पादों को अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन बाजारों से जोड़ना यहाँ पे है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर देश में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और एस्ट्रो विलेज का यहाँ पे क्या महत्व है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखो, दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेसवे, इसकी लंबाई लगभग 210 किलोमीटर है और उद्घाटन इसका 2026 में हुआ है। बेनीताल जो कि चमोली है, इसको देश का पहला एस्ट्रो विलेज विकसित किया गया है। एक्सप्रेसवे में एशिया का सबसे बड़ा जो कि 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर पे बनाया गया है, यानी कि जमीन से ऊपर उठा हुआ, और इसकी लंबाई जो है एलिवेटेड कॉरिडोर की वो है 12 किलोमीटर। क्योंकि वहां पे राजाजी नेशनल पार्क पड़ता है, तो वहां पे क्या है, वन्य जीव संरक्षण के लिए उनको कोई बाधा ना हो, इसके लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया जो रोड से काफी ऊपर उठा रहता है और वहीं से गाड़ियां निकलती हैं। तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। अब इसकी बात हम कर लेते हैं, तो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से 12 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु निर्मित किया है। बेनीताल एस्ट्रो विलेज की बात करें तो बेनीताल चमोली का बेनीताल जो कि कम प्रदूषण के कारण डार्क स्काई पार्क यहाँ पे घोषित किया है, खगोलीय पर्यटन का नया केंद्र बना है। समय की बचत की बात करें तो ये जो जब एक्सप्रेसवे बन गया है दिल्ली से देहरादून का, तो यहाँ पे मात्र अब 2.5 से 3 घंटे में दूरी तय हो जाती है, वरना पहले 6-7 घंटे लगते थे। आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास होगा, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। इको टूरिज्म की बात करें तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एस्ट्रो विलेज के माध्यम से पर्यटन के नए आयामों की स्थापना यहाँ पे की जाएगी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड के हालिया पुरस्कारों जैसे कि PM एक्सीलेंस अवार्ड और गौरव सम्मान, इसके बारे में कौन सा युग में सुमेलित है। तो यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, तो ये पहले ऑप्शन इसका है 4, उपरोक्त सही सभी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक की बात कर लेंगे, तो एक्सप्लेनेशन में ही देख लेंगे सीधे। तो यहाँ पे देखें तो UKGMS पोर्टल जो कि जन शिकायत समाधान प्रणाली और डिजिटल, ये आम जनता को सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जोड़ता है। वहां पे आप लोग क्या है, सीधे पोर्टल पे जाके आप अपनी समस्या रख सकते हैं। दूसरा है उत्तराखंड गौरव सम्मान जो कि राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर पर प्रदत्त है, इसमें 1 लाख की धनराशि और प्रशस्ति पत्र यहाँ पे शामिल है।
अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान, जो कि राज्य के नगरों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा मुक्त बनाने का विशेष अभियान यहाँ पे चलाया गया है। ई गवर्नेंस में उत्कृष्टता की बात करें तो सरकारी सेवाओं के सरलीकरण हेतु नए कार्यों के लिए राज्य को पीएम एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में सांस्कृतिक संरक्षण की बात करें तो लोक गायकों, साहित्यकारों और सैनिकों को सम्मानित कर राज्य की अमूल्य विरासत को सहेजा यहाँ पे जा रहा है। अगला है राज्य की नई शिक्षा नीति, जो कि एनईपी और मुख्यमंत्री उत्थान योजना के व्यापक प्रभाव क्या हैं? तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, एक क्वेश्चन से हम क्या है 4-5 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, पहला है उत्तराखंड एनईपी यानी कि उत्तराखंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि है बाल वाटिका लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि बाल वाटिका क्या है? तो बाल वाटिका क्या है? उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति है, इसके तहत ये बाल वाटिका कार्यक्रम है। बात करें दूसरा, उत्थान योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग यहाँ पे दी जाती है उत्थान परियोजना में, ठीक है। मुफ्त कोचिंग कहाँ दी जाती है? तो उत्थान परियोजना में। ऐसे तो मान के चलो 50 क्वेश्चन नहीं है ये, 50 के कम से कम 5 गुना क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अगला टॉपिक है, अगला है इसमें पॉइंट है, ज्ञान कोश योजना के तहत पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पे ज्ञान कोश योजना, अब क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसा कौन सी योजना है जिससे पुस्तकालयों का क्या आधुनिकीकरण किया जा रहा है? तो यह है ज्ञान कोश योजना। अब ये कैसे याद रहेगा? अब पुस्तकालय में क्या होता है ना, पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है वहां पे विभिन्न प्रकार की किताबें होती है, तो वहां पे क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है, तो उसी से बना रखा है शब्द ज्ञान कोश योजना। ओके, ऐसे रिलेट करना है तभी याद होगी चीजें को। ओके, तो ये इसी बात पे लाइक भी कर देना वीडियो को। अब बात करेंगे इसकी शिक्षा नीति, शिक्षा क्रांति की, तो एनईपी और उत्थान की, तो वही सब चीजें हैं। यहाँ पे बाल वाटिका संकल्पना, जो कि नर्सरी से ही बच्चों को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने के लिए आंगनबाड़ियों और आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका में बदला गया है, ठीक है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि आंगनबाड़ी को किस में बदला गया है? बाल वाटिका, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको बाल वाटिका टिक करना है। दूसरा है मुख्यमंत्री उत्थान योजना में गरीब और मेधावी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। यहाँ पे कोचिंग की सुविधाएं, जैसे कि यूपीएससी, नीट, जेई, जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं उनके लिए। ज्ञान कोश पुस्तकालय की बात करें तो ज्ञान का कोष है, जो कि ज्ञान का भंडार है, कहाँ है? लाइब्रेरी में होता है। इसमें डिजिटल पुस्तकालय स्थापित यहाँ पे किए जा रहे हैं। और नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 से ही कौशल आधारित यानी कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग होती है उसको यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि कौशल शिक्षा को नई शिक्षा नीति के तहत किस क्लास से अनिवार्य कर दिया है? तो ये है 6ठी क्लास, क्लास 6 से ही क्या कर दिया है? वोकेशनल ट्रेनिंग को अलाउड कर दिया है, यानी कि अनिवार्य कर दिया है यहाँ पे, कंपलसरी। अब बात करें सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों को वितरित करने छात्रवृत्तियों के वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए एकल खिड़की पोर्टल यहाँ पे, वन विंडो पोर्टल यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। तो ये थी। अब बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, पहली उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी में ऐसी होगा लगभग। तो यहाँ पे देखें, पहली वंदे भारत देहरादून से आनंद विहार के बीच चली। बात करते हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की कुल लंबाई 125 किलोमीटर है। और तीसरा है, इस रेल लाइन पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंगों में से एक बनाई जा रही है। उसकी लगभग लंबाई आप कमेंट में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि देहरादून से आनंद विहार के बीच राज्य की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो व्यापक पर्यटन को गति देती है। 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट की बात करें तो कठिन रेल मार्ग का लगभग 105 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों के अंदर ही है, यानी कि अधिकतर हिस्सा क्या है इसके सुरंगों के अंदर है। सामरिक सुरंग की बात करें तो जो T12 है ना, अब चलो मैं बता देता हूं। तो यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना का जो T12 वाली ट्रेन सुरंग है वो देश की सबसे लंबी सुरंगों में से एक है। युद्ध स्थिति में चीन सीमा तक सेना की पहुंच अत्यंत आसान यहाँ पे होगी इस चीज से, इस मार्ग से। पर्वतीय हब का विकास की बात करें तो कर्णप्रयाग, गौचर और श्रीनगर स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के लिए साथ रेल हब को यहाँ पे बनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो इस परियोजना के से जो सड़कों का वाहनों पर दबाव है वो घटेगा, जिससे पहाड़ों में कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। इसके मुख्य प्रावधानों पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर भी सभी सही है। ऑप्शन पहला देख लेते हैं, विवाह और तलाक के समान नियम यहाँ पर होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण होगा और बहु विवाह यानी कि पोलिगमी पर पूर्ण प्रतिबंध यहाँ पे लग चुका है। बात कर लेते हैं यूसीसी की। तो संवैधानिक आधार है, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अनुच्छेद 44 की भावना को पूर्णतः साकार यहाँ पे करता है। कहने का मतलब है कि जो समान नागरिक संहिता है वो अनुच्छेद 44 में। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो यूसीसी में क्या है, सी यानी कि दो बार है ना। अब सी कैसे आता है, 1 2 3 यानी कि ABC आता है ना, तीसरे नंबर पे सी आता है, तो तीसरे के बाद क्या आता है, चौथा आता है, 4 आता है, और सी 2 बार है तो 2 बार 4 यानी कि अनुच्छेद 44। देखो
मजा आ गया ना? तो ऐसे याद करना है रिलेट करके, ठीक है? ट्रिक भी बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा, रिलेट करके बहुत मजा आने वाला है। तो इस बात पे लाइक कर देना। बढ़ते हैं आगे। लिव इन, अगला जो इसका प्रावधान है वो है लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण। यहाँ पे लिव इन में जो लोग रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है कि हम लोग लिव इन में रह रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब यूसीसी लागू होने के बाद ये हो जाएगा, जिसमें क्या है इसका उद्देश्य है महिलाओं को कानूनी रूप से सुरक्षा यहाँ पे प्रदान करना है, क्योंकि नहीं तो अक्सर ऐसा होता है। चलो ये बात की बात है, छोड़ो हटाओ। बात करते हैं इसके बाद संपत्ति में समान अधिकार, जो कि पैतृक संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार दिया जाएगा। मान लो कोई फैमिली है, उसमें एक लड़की है एक भाई है, यानी कि दोनों भाई बहन है, ठीक है? अब लड़की की शादी हो गई, दूसरे घर में चलेगी लड़की। तो पहले ऐसा होता था, जो लड़की होती थी उसको अपने पापा की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन अब यूसीसी के बाद ऐसा नहीं होगा। यूसीसी के बाद जितनी संपत्ति में पुत्र का हक है उतना ही हक उसकी बहन का भी होगा, भले उसकी शादी कहीं और हो गई हो, ठीक है? जो कि लैंगिक, और ये काम क्या करता है, लैंगिक न्याय यानी कि जेंडर जस्टिस को मजबूत स्तंभ देता है। अब बात करें अगले प्रावधान की, जो कि है बहुविवाह व बाल विवाह पर रोक। यहाँ पे बात करेंगे, सभी धर्मों के लिए एक पत्नी का नियम अनिवार्य कर दिया है, जो कि कुप्रथाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाता है। अब बात करें अगला प्रावधान है एससी एसटी वर्ग को विशेष छूट, जो कि राज्य की जनजातीय संस्कृति की रक्षा हेतु अनुसूचित जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड के आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर 4 इसका सत्य है, जो कि सभी सही है। हम बात करेंगे राज्य की जो विकास दर है, ग्रोथ रेट, इसमें निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है, प्रति व्यक्ति या राष्ट्रीय औसत आय से अधिक है। ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? टॉपिक क्या पॉइंट है कि जो राज्य की पर कैपिटा इनकम है वो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ओके, बात करेंगे द्वितीय क्षेत्र की, तो इसका योगदान सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर 4, ये 4 के 4 से 3 के 3 सही है। देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे जो महत्वाकांक्षी जीडीपी लक्ष्य है वो राज्य ने अगले 5 वर्षों में जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट को 5.5 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, ठीक है? उच्च यहाँ पे 5.5 याद कैसे करेंगे, 5 वर्ष तक है तो 5.555 छुपा हुआ है इसमें। बात करेंगे उच्च प्रति व्यक्ति आय की, जो उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। ये पर्यटन और सेवा क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। औद्योगिक राजस्व की बात करें तो सितारगंज और पंतनगर के शेडगुल क्षेत्रों के विस्तार से राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। बागवानी और कृषि की बात करें तो किसानों को आय दोगुनी करने के लिए एप्पल मिशन और कीवी उत्पादन पर विशेष यहाँ पे ध्यान दिया गया है। राजकोषीय अनुशासन की बात करें तो राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखने के लिए राज्य की क्रेडिट रेटिंग में अभूतपूर्व सुधार यहाँ पे हुआ है। अगला क्वेश्चन है 12वां, बजट 2026 में उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं और रोजगार के लिए नई घोषणाओं में शामिल क्या क्या है? तो ये डी ऑप्शन सही है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बजट में वृद्धि यहाँ पे की गई है। स्टार्टअप के लिए विशेष वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना भी की गई है, और कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री हुनर योजना का प्रस्ताव विस्तार यहाँ पे किया गया है। तो इसके बाद देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विनिर्माण में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक ऋण के लिए 15 से 25% की सब्सिडी यहाँ पर है। वेंचर कैपिटल फंड की बात करें तो इनोवेटिव युवाओं को शुरुआती निवेश के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए 200 करोड़ के फंड का यहाँ पे निर्माण किया है। अभी नहीं कि 200 करोड़ एक ही को मिल जाएगा, वो फंड है, ठीक है? वो सब में बटेगा जितने भी होंगे। हुनर योजना का लाभ की बात करें तो ताम्र शिल्प और रिंगाल जैसे स्थानीय शिल्पियों को आधुनिक बाजार के अनुरूप डिजाइनिंग की ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाएगी। स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप हब की, तो देहरादून में विशेष स्टार्टअप सेल की स्थापना की गई है, जो कि पंजीकरण से लेकर मार्केटिंग तक पूर्ण यहाँ पे सहायता करती है। पलायन पर प्रहार की बात करें तो इन स्वरोजगार योजनाओं का मूल उद्देश्य पर्वतीय गांवों को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना और पलायन पर रोक लगाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पर्वतमाला योजना और रोप वे परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 4 डी सही है। देख लेते हैं 3 कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो केदारनाथ और हेमकुंड, चलो ठीक है, इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो पहला है केदारनाथ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ज़्यादा फैक्ट डिटेल्स वगैरह ज़्यादा है, ठीक है? तो दो टाइम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट करने 50 क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे केदारनाथ रोपवे की। तो सोनप्रयाग से केदारनाथ का 11.5 किलोमीटर लंबा रोपवे है। 6 से 8 घंटे का समय मात्र 25 से 30 मिनट में समाप्त हो जाएगा। पर्वतमाला योजना की बात करें तो केंद्र ने इस योजना से उन जगहों पर रोपवे बन रहे हैं जहां पर सड़क निर्माण पर्यावरण रूप से संवेदनशील है। हेमकुंड साहिब रोपवे की बात करें तो गोविंद घाट से हेमकुंड तक निर्माण सिखों की इस पवित्र यात्रा को सुगम और सुरक्षित यहाँ पे बनाएगा। मसूरी और नैनीताल की बात करें तो बढ़ते पर्यटन दबाव को नियंत्रित करने के लिए इन प्रमुख हिल स्टेशनों पर आधुनिक रोपवे की प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। और स्थायी समाधान की बात करें तो रोपवे न केवल समय बचाते हैं बल्कि ईंधन की खपत और ट्रैफिक जाम की समस्या का भी स्थायी समाधान ये है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, राज्य में खेल विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के विकास से जुड़े तथ्य क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। देख लेते हैं इसकी डिटेल में एनालिसिस।
तो खेल विश्वविद्यालय जो कि हल्द्वानी है, ये देश के चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में से एक होगा जहां पर स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री भी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर करते हैं काम तो स्पोर्ट्स साइंस की डिग्री मिलेगी, खाली ऐसा नहीं कि खिला देंगे ऐसा। ठीक, दूसरा है खिलाड़ी प्रोत्साहन की बात करें तो मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के तहत 8 से 14 वर्ष के बच्चों को 15,000 रुपए प्रति माह, 1,500 रुपए प्रति माह यहाँ पे खेल छात्रवृत्ति मिलेगी। याद रखना, जो उदीयमान खिलाड़ी योजना है तो एक खिलाड़ी के लिए, लेकिन ये कितने वर्ष के लिए ये पूछा जाएगा, तो 8 से 14 वर्ष के लिए है, क्योंकि वहां पे 3 से 4 ऑप्शन होते हैं जो अलग अलग एज होती है, तो 8 से 14 याद रखना। ठीक, बात करेंगे अगला, रोजगार में खेल का कोटा, जैसे कि सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण लागू है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों को रोजगार की गारंटी देता है। चौथा है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, जो कि इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है ताकि राज्य से ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे तैयार हो सकेंगे। और पांचवा है ग्रामीण खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि युवा ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए हर ग्राम पंचायत के स्तर पर ओपन जिम खेल का मैदान निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां, उत्तराखंड के G20 शिखर सम्मेलन जो कि राज्य में हुए और उनके प्रभाव के बारे में सत्य है, तो ऑप्शन डी सब सत्य है। बात कर लेते हैं 5 पॉइंट की, जिसमें पहला है इसका नारा आप सभी को पता, भारत का अतिथि देवो भव। इससे विश्व पटल पर उत्तराखंड की नई पहचान बनी है। उत्तराखंड का वैश्विक प्रदर्शन, जिसमें विदेशी मेहमानों को पहाड़ी टोपी और एम्पड़ कला भेंट कर स्थानीय हस्तशिल्प को विश्व बाजार में उतारा गया। रामनगर की बैठक की बात करें तो जिम कॉर्बेट में आयोजित बैठक ने दुनिया भर में राज्य के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की धाक यहाँ पे जमाई रखी। विश्व योग राजधानी जो कि ऋषिकेश है, इसमें योग सत्रों में सफल आयोजन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग मानचित्र पर पुनः मजबूती से स्थापित किया। और वसुधैव कुटुंबकम की बात करें तो राज्य ने अपनी शानदार मेहमान नवाजी से दुनिया के शक्तिशाली देशों के समकक्ष अतिथि देवो भव की छवि यहाँ पे पेश की। और एफडीआई की बात करें तो विदेश नीति, विदेशी निवेश में वृद्धि, तो G20 सम्मेलनों में सफल आयोजन के बाद तुरंत बाद राज्य में विदेश निवेश प्रस्ताव में भारी वृद्धि यहाँ पे दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है 16वां, ऑपरेशन मर्यादा और ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है, तो ये है ए, ऑप्शन नंबर ए। और मर्यादा का संबंध है तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना। मुक्ति का संबंध है भिक्षावृत्ति से बच्चों को छुड़ाकर शिक्षा देना। देख लेते हैं डिटेल में। तो ऑपरेशन मर्यादा, अब इसके नाम में ही मर्यादा छुपा है। मर्यादा कहाँ पर बनाए रखनी होती है, जहाँ पे तीर्थ स्थल मंदिर होते हैं। तो यहाँ पे मर्यादा की बात करें तो तीर्थ स्थल अनुशासन की बात करेंगे। हुड़दंग और गंगा किनारे नशा करने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त कार्रवाई। पुलिस पर्यटन, यहाँ पे यात्रियों के साथ विनम्रता और अनुशासन के लिए पुलिस को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। जन जागरूकता की बात करें तो सफलता में सोशल मीडिया और सक्रिय जन भागीदारी की प्रमुख भूमिका यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑपरेशन मुक्ति की बात करें तो मुक्ति यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ और चीज मुक्ति, यहाँ पे भिक्षा नहीं शिक्षा, यानी कि जो भीख मांगते हैं बच्चे छोटे छोटे, उनको सड़कों से रेस्क्यू करके बच्चों को सीधे स्कूलों से जोड़ना यहाँ पे उद्देश्य है इस ऑपरेशन का। पारिवारिक पुनर्वास की बात करें तो बच्चों को दल दल से बचाने के लिए माता पिता की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग यहाँ पे की जाती है। दल दल। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किन उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे सभी को मिला है। बेरना की चाय, बिच्छू बूटी जो कि कंडाली बोलते हैं, मडुआ, मंझोरा और लाल चावल, नैनीताल मोमबत्ती और कुमाऊं के एप्पड़ कला यहाँ पे सभी को। तो बात कर लेते हैं बेरना की चाय जीआई टैग मिला है। यूरोपीय बाजारों में मांग और निर्यात में भारी वृद्धि देखने को मिलती है। बिच्छू बूटी या कंडाली फैब्रिक की बात करें तो जंगली वनस्पति से बने वस्त्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इको फ्रेंडली फैशन की मान्यता पर मिली है। लाल चावल की बात करें तो रवाई घाटी के अत्यधिक पोषक चावल को पहचान मिलने से किसानों की आय में सुधार हुआ है। एपड़ कला जो कि कुमाऊं की है, पारंपरिक लोक चित्रकला के पंजीकरण से नकली उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण रोक यहाँ पे लग गई है। भारत का प्रथम जो जीआई महोत्सव है वो राज्य के 20 से अधिक उत्पादों को एक साथ साझा राष्ट्रीय मंच यहाँ पे प्रदान किया गया था भारत के जीआई महोत्सव में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार, ठीक है, सौर स्वरोजगार है, सोलर पैनल वाली, इसके संशोधन प्रस्तावों में क्या शामिल है, तो यहाँ पे सभी उपरोक्त सभी शामिल है। तो देख लेते हैं चलो क्या है। पहला है सोलर फार्मिंग पावर हाउस की बात करें तो यहाँ पे हाँ, नई नीति से पहाड़ों की अनुपयोग बंजर भूमि पर 200 किलोवाट तक के सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। दूसरा है तकनीकी और वित्तीय सहायता की, तो उरेडा द्वारा निःशुल्क तकनीकी परामर्श और युवाओं को 30% से 40% तक भारी सब्सिडी यहाँ पे मिलेगी। तीसरा चरण है यूपीसीएल के साथ पीपीए, यानी कि उत्पादित बिजली को पावर कॉर्पोरेशन द्वारा एक निश्चित और गारंटी दर पर खरीदा यहाँ पे जाएगा। और चौथा इकोसिस्टम संरक्षण, जिसमें थर्मल पावर पर निर्भरता घटाकर पर्यावरण सुरक्षा और कार्बनिक उत्सर्जन में कमी यहाँ पे देखने को मिलेगी। बात करेंगे, अच्छा इसका जो है यहाँ पे
प्रोजेक्ट की जो क्षमता है वो 25 किलोवाट से बढ़कर कितनी हो गई है, 200 किलोवाट हो गई, पहले 25 किलोवाट थी। ठीक, अगला हम देखेंगे उत्तराखंड में जमरानी बांध परियोजना और लखवाड़ परियोजना वर्तमान की स्थिति क्या है इनकी। तो यहाँ पे बात कर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही है, तो देख लेते हैं डिटेल में। तो ये जमरानी बांध जो है गोला नदी पर है, जो कि तराई जो कि उधम सिंह नगर में सिंचाई संकट का समाधान है। बात करेंगे हल्द्वानी को निर्बाध पेयजल यहाँ पे आपूर्ति की जाएगी इस परियोजना से। विजन 2050 का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। लखवाड़ व्यासी प्रोजेक्ट की बात करें तो यमुना नदी में है, 300 मेगावाट बिजली उत्पादन और उत्तर भारत के 6 राज्यों के पेयजल संकट की समाप्ति यहाँ पे की जाती है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा लागत का 90% हिस्सा वहन है, जिससे त्वरित क्रियान्वयन संभव यहाँ पे हो चुका है। और आदर्श विस्थापन नीति की बात करें तो प्रभावित परिवारों के लिए उचित मुआवजे के साथ आधुनिक सुविधाओं वाले मॉडल विलेज का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है दूसरी जगह पे। अगला क्वेश्चन है, ड्रोन नीति 2023-24 लागू करने वाला उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में है, इसका उपयोग किन क्षेत्रों में होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। देख लेते हैं, पहला है दुर्गम इलाकों में दवाई और वैक्सीन पहुंचाने में, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है ना, रोड बहुत कम होती है या होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, और मोड़ वोड़ बहुत होते हैं, तो वहाँ पे जाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। इसी का टाइम बचाने के लिए दवाइयाँ अब जरूरी है, तो वहाँ पे टाइम कम टाइम में चाहिए, इसके लिए ड्रोन नीति स्टार्ट हुई है 2023-24 में। कृषि और बागवानी में कीटनाशकों के छिड़काव के लिए भी ड्रोन यूज किया जाता है, और आपदा प्रबंधन और वन सुरक्षा में वनाग्नि की निगरानी के लिए भी किया जाता है इसका यूज। तो ये सब चीजें वही हैं। अब क्या बात करें इसमें दोबारा दोबारा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन है 21वां, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के वनाकरण यानी कि फॉरेस्ट कवर के संदर्भ में कौन सा सही है। तो ये भी सभी सही है। बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पे विशाल वनावरण की बात करें तो राज्य का कुल वन 24,303 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% ये है। तो इसको याद करना है, 45.44%, जो कि 5,055 वर्ग किलोमीटर में अति सघन वन मिलते हैं। जिलेवार घनत्व की बात करते हो, पौड़ी गढ़वाल में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, जबकि नैनीताल में 71.62 घनत्व के साथ प्रतिशत में वृद्धि ये शीर्ष में स्थान पर है। कहने का मतलब है, जो पौड़ी गढ़वाल के जो वन है वो फैले ज्यादा हैं, ठीक है, ज्यादा एरिया में फैले हैं, लेकिन जो नैनीताल के हैं वो घनत्व के साथ प्रतिशत में अधिक है। नैनीताल में क्या है, एरिया तो कम है लेकिन वो घनत्व ज्यादा है उनका, ठीक है। अब बात करें आधुनिक वनाग्नि शमन की, तो यहाँ पे फायर वॉच ऐप और नासा इसरो के रियल टाइम उपग्रह डेटा का उपयोग यहाँ पे किया जाता है कि कहाँ पर आग लगी है देखने के लिए, निगरानी के लिए। लोक पर्व हरेले की बात करें तो आधिकारिक रूप से वृक्षारोपण उत्सव बनाकर बांध बुरास के जरिए जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के स्टार्टअप रैंकिंग और निर्यात तैयारी सूचकांक जो कि एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स है, इसमें प्रदर्शन के बारे में बताइए। तो ये भी सारे सही है, तो देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे बात करेंगे तो विपणन और आईपी सब्सिडी की, तो उद्यमी को लोकल फॉर ग्लोबल के लिए पेटेंट फाइलिंग और अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग यहाँ पे अनुदान की गई है। शैक्षणिक इंक्यूबेशन की बात करें तो नवाचार को गति देने के लिए आईआईटी रुड़की और आईआईएम काशीपुर के साथ सरकारी एमओयू साइन हुआ है। समर्पित आईटी और ड्रोन की बात करें तो ऋषिकेश और देहरादून का आईटी कॉरिडोर और ड्रोन हब इसके रूप में कार्य में विकास है। अगला है फार्मा हब की का प्रभुत्व की बात करें तो भारत के कुल औषधि उत्पादन का 20% हिस्सा क्या है, सितारगंज और हरिद्वार से निर्यात आयात वो होता है, बनता है। और लास्ट टॉपिक है इसका पॉइंट है, हिमालय राज्यों में प्रथम, जो कि नीति आयोग के सूचकांक में बेहतरीन लॉजिस्टिक और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के कारण शीर्ष स्थान पर ये रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव और हालिया महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संदर्भ में बात करनी है। तो उपरोक्त सही है। तो राधा रतूड़ी कौन है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव है। न्यायमूर्ति रितु बहारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है। और अभिनव कुमार जो है कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक हैं। तो बात कर लेंगे इनकी, राधा रतूड़ी, न्यायमूर्ति रितु बहारी और अभिनव कुमार की। तो यहाँ पर राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद से प्रशासनिक सुधारों और महिला केंद्रित नीतियों को गति मिलती है राधा रतूड़ी के द्वारा। उच्च न्यायालय की बात करते हो, इसमें नियुक्त राज्य के न्यायिक इतिहास में लैंगिक समानता के ऐतिहासिक कदम यहाँ पे लिया गया था, जब न्यायमूर्ति रितु बहारी को प्रथम बार क्या गया था, मुख्य न्यायाधीश बनाया था। तकनीक आधारित की बात करते तो स्मार्ट पुलिसिंग और नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान का प्रभावी नेतृत्व यहाँ पे होता है अभिनव कुमार डीजीपी के द्वारा। समान नागरिक संहिता की बात करें तो इन्हीं कार्यक्रमों कार्यालयों में राज्य के ऐतिहासिक कानूनी रूपरेखा तैयार की जाती है। और यूकेपीएससी पारदर्शिता की बात करें तो लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली को स्वच्छ बनाने हेतु नकल विरोधी कानून सख्त क्रियान्वयन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन है 24वां, उत्तराखंड के पलायन निवारण आयोग जो कि है अब क्या हो गया, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग, ठीक है, पहले था ये, अब ये, इसकी नवीनतम रिपोर्ट क्या कहती है।
तो ये सभी कहती है। तो देख लेते हैं रिपोर्ट में डिटेल से, जिसमें भूतिया गांव जो कि भोस्ट विलेज है, इनको पुनः बसाने और रिवर्स माइग्रेशन का मॉडल है। समस्या क्या है? भूतिया गांव की 1000 से अधिक खाली हो चुके गांव को आबाद करने के लिए कौशल विकास और आधुनिक कृषि पर फोकस किया जा रहा है। रणनीतिक की बात करें तो विकेंद्रीकरण की आप बात करेंगे, जिसमें ग्राम विकास योजना का पुनर्गठन करके अब मुख्यालय पौड़ी स्थानांतरित करके, ताकि जमीनी स्तर पर यहाँ पे काम बन सके, नीतियां बना सके। समाधान क्या है? होम स्टे योजना, जैसे कि दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत 5000 का लक्ष्य रखा गया है, जो पहाड़ी भोजन और संस्कृति को पर्यटन उत्पाद बनाती है। परिणाम क्या है? रिवर्स माइग्रेशन में कोविड के बाद लौटे युवाओं को रोकने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में सब्सिडी यहाँ पे बढ़ाई गई है। इसी क्रम में देखें, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है, इसके तहत उत्तराखंड के किन गांवों का चयन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, चीन सीमा से सटे हुए गांव जैसे कि माणा, नीति, मलारी और गुंजी, यहाँ पे ऑपरेशन वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम के लिए इनको चयन किया गया है। देख लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है राष्ट्रीय सुरक्षा की, जिसमें सीमांत गांव का विकास किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की बात करें, चमोली के माणा को देश का अंतिम नहीं अब बल्कि प्रथम गांव घोषित करना। रणनीतिक सुरक्षा की बात करें तो चीन सीमा से सटे जो गांव है उनमें बुनियादी ढांचा मजबूत करना और जनसंख्या को बनाए रखना है। हब एंड स्पोक की बात करें तो क्लस्टर, तो उत्तरकाशी के नीलांग, चमोली में नीति और पिथौरागढ़ में गुंजी, इसका आधुनिक सुविधाओं वाले हब के रूप में विकास किया जा रहा है। डिजिटल और आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करें तो सुदूर क्षेत्रों में भी 4G और 5G कनेक्टिविटी, उन उद्योग, जड़ी बूटी उत्पादन और सीमा पर्यटन, बॉर्डर टूरिज्म यहाँ पे इस पर निर्भरता बनाई जा रही है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून 2023 के कड़े प्रावधानों के बारे में क्या सत्य है? तो ये है सभी सत्य है उपरोक्त डी। इसमें नकल माफिया को आजीवन कारावास और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें दोषी पाए गए परीक्षार्थी को 10 साल के लिए परीक्षा से प्रतिबंध कर दिया जाएगा। और 10 साल का मतलब होता है पूरी एज यहाँ पर चली जाएगी सरकारी गवर्नमेंट में अप्लाई करने के लिए। नकल के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को कुर्की करने का भी नियम यहाँ पे है। तो देख लेते हैं, यही सब है। बेंचमार्क की बात करते हैं, ये पारदर्शी नियम अब राज्य और जो है राजस्थान और गुजरात जैसे अन्य राज्यों के लिए भी आदर्श मॉडल बन चुका है। दंड की हमने बात कर ली है, अवैध संपत्ति की कुर्की यहाँ पे हो जाएगी। छात्रों को भी 10 वर्ष तक की किसी भी परीक्षा में डीबार यानी कि वंचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पे गैर जमानती अपराध है, जो कि सभी अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती यहाँ पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 में उत्तराखंड के किन नगर निकायों ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है? तो ये बनाई है देहरादून का नगर निगम, हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा टाउन श्रेणी में आए हैं, और मुंशियारी और नंदप्रयाग हिमालय छोटी नगरी श्रेणी में। और ये सभी उत्तराखंड स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान इन्होंने बना रखी है। तो ये इसकी डिटेल है, जिसमें गंगा टाउन की बात करें तो नमामि गंगा अभियान के अंतर्गत जमीनी सफलता यहाँ पे मिली है। कठिन भूगोल और जीरो वेस्ट की बात करें तो मुंशियारी और नंदप्रयाग की टॉप रैंकिंग साबित करती है कि पहाड़ों में 100% स्वच्छता संभव यहाँ पे है। वेस्ट टू वेल्थ की बात करें तो सीसमबाड़ा प्लांट की तर्ज पर नगर निगमों में कूड़े से ऊर्जा, बिजली और जैविक खाद का निर्माण देखने को मिलता है। जन आंदोलन प्लास्टिक नियंत्रण की बात करें तो नागरिकों को सीधे फीडबैक को प्राथमिकता और साथ ही प्लास्टिक बैग और रिफिल मशीन की शुरुआत यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की स्थापना यहाँ पे की गई है? तो ये नैनीताल में की गई है, देवस्थल नैनीताल में। ऑप्शन है इसका ए। बात करेंगे एशिया का सबसे बड़ा, जो कि देवस्थल में 4 मीटर व्यास वाला यानी कि डायमीटर वाला टेलीस्कोप है, जो कि खगोलीय सर्वेक्षण का दुनिया का पहला टेलीस्कोप है। मरकरी की बात करें तो इसमें अद्वितीय पारे यानी कि मरकरी की टेक्निक यूज की है, जिसमें कांच के बजाय घूमते हुए पारे की पतली परत यानी कि पैराबोलिक शेप का दर्पण के रूप में उपयोग किया गया है। एरिस की द्वारा संचालन की बात करें तो वैज्ञानिक एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान द्वारा यहाँ पे संचालित है। और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी या खोजें की बात करें तो भारत के साथ साथ बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज्बेकिस्तान भी सहयोगी हैं, जिसमें सुपरनोवा और क्षुद्र ग्रहों की पे खोज की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हेली दर्शन सेवा और हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत उत्तराखंड के किस उद्देश्य को पूरा करती है? तो ये करती है साहसिक पर्यटन और उच्च हिमालय दर्शनों को बढ़ावा देना। तो बात करेंगे तो यहाँ पे हिमालय एयर सफारी की बात करें तो बिना थकाऊ ट्रेनिंग के पर्यटकों को नंदा देवी और पंचाचोली जैसी ऊंची चोटियों के लिए हेली दर्शन यहाँ पे कराना। पर्यटन का लोकतंत्रीकरण की बात करें तो सुनिश्चित करता है कि बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को भी हिमालय का अनुभव यहाँ पे ले सकें। राजस्व है विदेशी आकर्षण की बात करें तो यहाँ पे हवाई विस्तार से राज्य के एविएशन टैक्स में भारी वृद्धि हुई है और हाई एंड पर्यटकों का यहाँ पे आकर्षण मिला है। आपातकालीन एयर एम्बुलेंस की बात करें तो
पर्यटन का नेटवर्क आपदा के समय त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुरंत उपलब्ध है। सी प्लेन की बात करें तो सी प्लेन की संभावना में जल आकाश पर्यटन को जोड़ने के लिए टिहरी झील और नानक सागर में यहाँ पे तैयारी की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रमुख मेलों और महोत्सवों के बारे में मिलान करना है। तो ये सब सही है, जो कि है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। चलो डिटेल में देखते हैं। पहला है इगास बग्वाल, जो कि बूढ़ी दिवाली कहते हैं। दिवाली के ठीक 11 दिन बाद मनाए जाने वाले पर्व को सार्वजनिक अवकाश के साथ राज्य उत्सव का दर्जा यहाँ पे मिला है इगास बग्वाल को। दूसरा है विश्व योग नगरी, मार्च में आयोजित ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में राज्य को वैश्विक आध्यात्मिक और पर्यटन में यहाँ पे शीर्ष स्थान पे रखता है। जौलजीबी ऐतिहासिक व्यापार मेले की बात करें तो काली और गोरी के संगम पे भारत और नेपाल के रोटी बेटी संबंधों और हिमालय प्रतीक का व्यापार का प्रतीक यहाँ पे है। थल मेले की बात करें तो पिथौरागढ़ में वैसाखी पर आयोजित ये मेला स्थानीय लोक और कलाओं और हस्तशिल्पों को बाजार में पहचान देता है। पर्यटन कैलेंडर की बात करें तो इसमें शामिल कर स्थानीय कलाकारों जैसे कि छोलिया नृत्य और हुड़का वादकों को सीधी आर्थिक सहायता यहाँ पे मिलती है। अगला अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन और अर्ली वार्निंग सिस्टम के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदमों में क्या शामिल है। तो ये सभी शामिल हैं, तो देख लेते हैं डिटेल में। पहला है इसमें डॉपलर रडार नेटवर्क है। देश का पहला हिमालय राज्य है जिसने 3 रडार स्थापित किए हैं 100 किलोमीटर के दायरे में सटीक चेतावनी देने के लिए। ठीक, जो कि मुक्तेश्वर, सुरकंडा और लैंसडाउन, थोड़ा लोकेशन आगे पीछे है इनके, लेकिन ये जो लिखा है ये सही लिखा है। ठीक, जोशीमठ की बात करें तो यहाँ पे अति संवेदनशील घोषित कर मॉडल टाउन और उचित विस्थापन नीति यहाँ पे लागू की है। ग्लेशियर लेक मॉनिटरिंग की बात करें तो गोल्फ, जो कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड के खतरे वाली झीलों पर रियल टाइम सेंसर की स्थापना की गई है। एसडीआरएफ का सुदृढ़ीकरण की बात करें तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय बचाव इकाइयों की तर्ज पर अत्याधुनिक उपकरणों से लैस यहाँ पे किया गया है। आपदा प्रतिरोधी निर्माण की बात करें तो यहाँ पे सिस्मिक जोन 4 और 5 के लिए नए भवनों में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस तकनीक का अनिवार्य रूप से लागू किया गया है नियम। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान उत्तराखंड योजना, जो कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में सत्य कथन यहाँ पे चुनना है। तो सभी सही है, तो इसको डिटेल में देख लेते हैं क्या चीज है यहाँ पे। तो पहला है अटल आयुष्मान योजना, राज्य के सभी, ठीक है सभी, यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सब, इसमें सब आते हैं, बूढ़े बच्चे जवान सब, इनको सालाना 5 लाख का निःशुल्क इलाज देने वाला पहला राज्य बना है। यू कोट की बात करें तो यू कोट वी पे, यानी कि विशेषज्ञ डॉक्टर को उनकी मांग के अनुसार वेतन देकर पहाड़ी जिलों में तैनाती यहाँ पे की जाएगी। ड्रोन फॉर हेल्थ की बात करें तो दुर्गम क्षेत्रों जैसे कि उत्तरकाशी में ड्रोन से दवाइयां और टीकों की सफल आपूर्ति की गई है। अगला क्वेश्चन, अगला है टॉप पॉइंट है इसमें ई संजीवनी, जिसमें टेलीमेडिसिन विशेषज्ञों डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हब एंड स्पोक मॉडल यहाँ पे वीडियो कंसल्टेंसी की शुरुआत की गई है। और एयर एम्बुलेंस सुविधा, जिसमें गंभीर रोगों को एम्स या हायर सेंटर पहुंचाने के लिए विशेष बजट के साथ हेलीकॉप्टर आधारित सुविधा भी की गई है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की महिला कल्याण योजनाओं और नारी शक्ति से जुड़े हालिया घटनाक्रम क्या हैं। तो यहाँ पे सभी सही हैं, देख लेते हैं इनको भी डिटेल में। तो यहाँ पे देखें महिला कल्याण और नारी शक्ति के बारे में, तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की, तो कोविड में अनाथ जो बच्चे हुए उनको 21 वर्ष तक 3,000 रुपये मासिक सहायता और मुफ्त शिक्षा दी जाती है। घषारी कल्याण की बात कर लेंगे तो योजना में महिलाओं को जोखिम से बचाने हेतु रियायती दरों पर पौष्टिक साइलेज चारा होता है, ये इसका वितरण यहाँ पे किया जाता है। और तीलू रौतेली जो पुरस्कार है वह साहसिक महिलाओं के लिए पुरस्कार राशि है, जो कि बढ़ाकर अब 51,000 कर दी गई है। 30% क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो सरकारी नौकरियों में मूल निवासी महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय का ऐतिहासिक कानून यहाँ पे है। और लखपति दीदी की बात करें तो 1.25 लाख SHG महिलाओं को 1 लाख से अधिक की वार्षिक आय तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के औद्योगिक विकास और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिणामों पर विचार करना है। तो इसका भी आंसर डी है और उपरोक्त सभी। देख लेते हैं डिटेल में। MOU और धरातल पर निवेश की बात करें तो समिट में 3.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव हैं, जिसमें 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया गया। वेलनेस और आयुष की बात करें तो राज्य को आयुष हब बनाने के लिए वेलनेस सेंटर का उद्योग का दर्जा मिला है। फार्मा और प्लास्टिक दवा की बात करें तो दवाओं के उत्पादन हेतु फार्मा क्लस्टर और औद्योगिक कचरे के लिए प्लास्टिक पार्क का विकास यहाँ पे किया गया है। लॉजिस्टिक हब की बात करें तो उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया है। ग्रीन एनर्जी की बात करें तो सौर ऊर्जा और पंप स्टोरेज परियोजनाओं में निवेश पर विशेष रियायती यहाँ पे दर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के स्वच्छ जल और हर घर जल अभियान की प्रगति के संदर्भ में क्या सही यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी सही है। तो ए देख लेते हैं, उत्तराखंड ने ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल पहुंचाने में 100% का लक्ष्य यहाँ पे लगभग पूरा कर लिया है। बी है पानी के स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए स्प्रिंग शेड प्रबंधन किया जा रहा है यहाँ पे, तो ये भी सही है।
देख लेते हैं जल जीवन मिशन और संरक्षण। तो यहाँ पे चाल खाल और खेती की बात करें तो मनरेगा के तहत वनों में पानी के गड्ढे बनाकर भूमिगत जल स्तर को सुधार किया गया है। स्प्रिंग शेड प्रबंधन की बात करें तो सूखते जल स्रोतों और धारे नौलों को पुनर्जीवित करने के लिए वर्षा जल संचय यहाँ पे तकनीक अपनाई गई है। स्वच्छता और ओडीएफ की बात करें तो स्वच्छ भारत ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन अनिवार्य किए गए हैं। और वाटर स्मार्ट सिटी की बात करें तो देहरादून में सेंटर आधारित स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट और लीकेज निगरानी यहाँ पे की गई है। हर घर जल लक्ष्य जो कि ग्रामीण दरों में घरों में नल कनेक्शन देने और राष्ट्रीय औसत से अधिक गति यहाँ पे मिली है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम कौन से? तो उपरोक्त तो सभी सही है, देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे भाषा एवं संस्कृति संरक्षण में जड़ों से जुड़ाव और सांस्कृतिक विरासत का सम्मान यहाँ पर देखने को मिलता है। जिसमें शिक्षा में स्थानीय बोलियां की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर बाल वाटिका जो कि अभी बताया था हमने, इन पर स्थानीय बोलियों में पाठ्य सामग्री स्टार्ट की जाएगी। जैसे कि बाल वाटिका क्या है ना, पहले आज के टाइम पे क्या होते हैं, जैसे वो चलते हैं आंगनवाड़ी केंद्र। आंगनवाड़ी का ही नया रूप क्या है, एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बाल वाटिका इसका नया रूप है। बात कर लेंगे डिजिटल लाइब्रेरी गुप्त हो रही लोक कथाओं जैसे कि जागर और गीतों को सहेजने के लिए सांस्कृतिक आर्काइव का निर्माण यहाँ पे किया गया है, संस्कृति आर्काइव। 8वें अनुसूची का दावा, यहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने हेतु मजबूत प्रस्ताव यहाँ पे पारित किए गए हैं। भाषा दिवस की बात करें तो भाषा दिवस महोत्सव को बढ़ावा देने के लिए 1 और 2 सितंबर को विशेष आयोजन यहाँ पे किया जाता है। लोक कलाकारों का सम्मान की बात करें तो वरिष्ठ कलाकारों के मानदेय में वृद्धि यहाँ पे और पेंशन योजना से जुड़ा यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और उदीयमान खिलाड़ी योजना का लक्ष्य क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं एक एक करके सारी डिटेल क्या है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल सुरक्षा की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पद विजेताओं को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की जाएगी और 40 वर्षों की आयु के बाद यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। यूथ लेवल की बात करें तो 14 से 23 वर्ष की तो मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन के तहत 2,000 रुपये प्रतिमाह और गुणवत्ता से पूर्ण ये क्या खेल किट दी जाएगी। बेस लेवल की बात करें यहाँ पे तो 8 से 14 वर्ष के लिए उदीयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति के तहत 1,500 रुपये छात्रवृत्ति है मासिक रूप से। कैश अवार्ड की बात करें तो ओलंपिक में गोल्ड लाने पर 2 करोड़ पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल से सीधे बैंक खाते में भुगतान किए जाएंगे। स्पोर्ट्स क्लस्टर की बात करें तो हर जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मल्टीपर्पज हॉल और एस्ट्रोटर्फ का विकास किया जा रहा है। अगली बात करें उत्तराखंड के वन्यजीव संरक्षण और वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए क्या योजनाएं की गई? तो उपरोक्त सभी सही हैं। तो यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं क्या कौन सी योजना यहाँ पे है। तो यहाँ पे मानव सुरक्षा की बात करें तो क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी कि क्यूआरटी आबादी में गुलदार आने पर सक्रिय होने वाली जो क्यूआरटी टीम है वो थर्मल कैमरे व अत्याधुनिक गन से लैस होंगे। दूसरा है सोलर फेंसिंग, जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेतों के किनारे कम वोल्टेज वाली सौर ऊर्जा बाड़ यहाँ पे लगाई जाएगी। मुआवजे में वृद्धि की बात करें तो संघर्ष में मृत्यु पर सहायता के लिए 4 लाख से बढ़ाकर अब 6 लाख कर दी गई है। ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण, इसमें इको ब्रिज जो कि छोटे जीवों के लिए रस्सी और लकड़ी के पुल बनाने वाली जो अग्रणी राज्य हैं, उदाहरण जैसे कि कालाडूंगी मार्ग पे। टाइगर सफारी की बात करें तो पखारो पाखरो जो कि कॉर्बेट सफारी विस्तार से पर्यटन वृद्धि और बाघों की निगरानी यहाँ पे होती रहती है। अगला क्वेश्चन है 39वां, उत्तराखंड मिलेट्स मिशन के तहत किन स्थानों पर अनाजों को प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है किस स्थानीय अनाजों को प्रमोट किया जा रहा है, किन स्थानीय अनाजों को, ठीक है। तो ये किया जा रहा है मडुआ और झंगोरा को। तो यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में। तो पारंपरिक अनाजों की वैश्विक ब्रांडिंग की हम बात करेंगे तो उत्पादन और एमएसपी में 73 करोड़ का मिशन है ये। मडुआ को एमएसपी घोषित कर सहकारी समिति द्वारा खरीद करने वाली राज्य की पहल है। दूसरा है न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषण में समावेशन में बाल पोषण सुधारने के लिए स्कूलों के मिड डे मील में सप्ताह में 1 दिन मडुआ अनिवार्य कर दिया गया है। वैल्यू एडिशन की बात करें तो यहाँ पे झंगोरा से बिस्कुट और बेबी फूड बनाने वाली जो यूनिट्स हैं उनको विशेष सरकारी सब्सिडी दी जाती है। ग्लोबल एक्सपोर्ट की बात करें तो वैश्विक निर्यात और जैसे कि उत्तराखंड का मडुआ अब सफलतापूर्वक जापान और खाड़ी देशों को निर्यात किया यहाँ पे जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 40वां, उत्तराखंड के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सुगंधित पार्क यानी कि एरोमेटिक गार्डन यहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो ये क्या है, लालकुआं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है लालकुआं। तो यहाँ पे इसकी बात कर लेंगे तो पर्यटन का नया केंद्र है, प्रकृति प्रेमियों और छात्रों के लिए एजुकेशनल टूरिज्म का प्रमुख आकर्षण है। अनुसंधान और विकास की बात करें तो केवल प्रदर्शन नहीं होता है बल्कि सुगंधित तेल जैसे कि एसेंशियल ऑयल्स इसके निष्कर्षण और शोध पर भी मुख्य जो यहाँ पे दिया जाता है। हर्बल स्टेट का विजन की बात करें तो उत्तराखंड को हर्बल स्टेट बनाने के लिए
बनाने की दिशा में एक जीवित प्रयोगशाला ये है। आर्थिक महत्व की बात करें तो अगरबत्ती और इन उद्योगों में काम आने वाली औद्योगिक प्रजातियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। और लालकुआ गार्डन जो नैनीताल में स्थित है 140 से अधिक प्रजातियों जैसे कि चमेली, केवड़ा आदि के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा सुगंधित ये पार्क है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट टू वेल्थ नीति के तहत उत्तराखंड के किन शहरों में कूड़े से बिनी उत्पादन के प्लांट यहाँ पे लगाए जा रहे हैं? तो ये लगाए जा रहे हैं उपरोक्त सभी नगर निगमों में, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की, काशीपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सभी नगर निगमों में लगाए जा रहे हैं। देख लेते हैं वेस्ट टू वेल्थ अपशिष्ट से ऊर्जा कैसे बनेगी। बायोमीथेन प्लांट है जिसमें नगर निगमों में कूड़े से मीथेन बनाकर गैस बनाकर स्ट्रीट लाइट के लिए बिजली उत्पादन यहाँ पे किया जाएगा। मीथेन गैस, बायोमीथेन वही गोबर गैस होती है जो वही होती है। जीरो वेस्ट मॉडल की बात करें तो हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों में कूड़े को उसी दिन प्रोसेस करने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। प्लास्टिक से सड़क की बात करें तो पीडब्ल्यूडी द्वारा प्लास्टिक कचरे को बिटुमिनस में मिलाकर प्रायोगिक सड़कों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है, जो कि पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। इसके द्वारा प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, प्लास्टिक के बाद उसको काटते फिरते जो भी हैं, फिर उसके बाद बिटुमिनस यहाँ पे वो डाल के डामर डाल के उसको रोड के लिए निर्माण में ला रहे हैं यूज में। प्लास्टिक बैंक की बात करें तो प्लास्टिक लाओ और उपहार पाओ योजना से कचरा संग्रहण में 40% वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। यानी कि अब कचरा क्या है ज्यादा संग्रह होता है, जिससे क्या होता है उसका रिफाइन करके उसका कुछ ना कुछ यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई आईटी और सौर ऊर्जा नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है यहाँ पे डी, बी और सी। ऑप्शन नंबर है डी, जो कि इसमें है बी और सी दोनों सही है, यानी कि बी। अगले 5 वर्षों में 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन और आईटी क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार देना। तो यहाँ पर ध्यान रखना 5 वर्षों में कितना है, मात्र 5,000 मेगावाट, 5 से 5 कनेक्ट कर लेना। बात करेंगे आईटी और सौर ऊर्जा नीति 2023 की, तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2027 से तक 2500 मेगावाट और 2030 तक 5,000 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। पंप स्टोरेज पॉलिसी की बात करें तो बिजली की कमी दूर करने हेतु एनर्जी बैंक के लिए अलग नीति लाने का यह पहला राज्य बना है। बॉटम ट्रैक की बात करते हैं तो मिनी आईटी पार्क्स में रोजगार सृजन के लिए देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी और पंतनगर में आईटी पार्क खोला गया है। डेटा सेंटर हब की बात करें तो ठंडी जलवायु के लाभ उठाते हुए बड़ी कंपनियों को रियायत दर पर भूमि यहाँ पे देखने को मिलती है। रिमोट वर्किंग की बात करें तो पहाड़ों में डिजिटल नोमैड्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट और को वर्किंग स्पेस यहाँ पर दिया जाना है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि घसियारी कल्याण योजना है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका अच्छा, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं डिटेल में, सब चीज हम बताएंगे। इसमें है साइलेज, जो कि साइलेज तकनीक है, जो कि मक्का और हरे चारे को किण्वित कर बनाया गया अत्यंत पौष्टिक आहार होता है, साइलेज बोलते हैं इसको। उत्पादन में वृद्धि, नियमित उपयोग से पशुओं के दूध में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्रम की बचत करें तो महिलाओं का प्रतिदिन औसतन 4 से 5 घंटे का कठिन श्रम यहाँ पे बचता है। वितरण की बात करें तो डेयरी सहकारी समितियों और आंचल के माध्यम से पारदर्शी वितरण यहाँ पे किया जाता है साइलेज का। और सुरक्षा की बात करें तो जंगली जानवरों के हमलों और पहाड़ों से गिरने वाली दुर्घटनाओं में भारी कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कूल योजना के तहत उत्तराखंड के कितने स्कूलों का चयन यहाँ पे आधुनिकीकरण के लिए किया गया है? तो यहाँ पे 141 स्कूलों का चयन किया गया है पीएम श्री योजना के तहत। तो देख लेते हैं पीएम श्री योजना है क्या। नई शिक्षा नीति जो कि 2020 है में धरातलीय स्वरूप यहाँ पे मिला था, जिसमें मॉडल लर्निंग के लिए 141 स्कूलों को मेंटर स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्थानीय जुड़ाव की बात करें तो शिक्षा को जड़ों से जोड़ने रखने के लिए स्थानीय भाषा और हस्तशिल्प पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप आईसीटी लैब, स्मार्ट बोर्ड और सोलर ऊर्जा का यहाँ पे यूज किया गया है। समग्र मूल्यांकन की बात करें तो छात्रों का मूल्यांकन केवल परीक्षा नहीं है, बल्कि कौशल और व्यवहार पर आधारित यहाँ पे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है। एनईपी की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को सफलतापूर्वक लागू करने का माध्यम ये है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में देश की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस यानी कि रूरल साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया है? तो यह है देहरादून के झाझरा में। देख लेते हैं ग्रामीण विज्ञान कौशल की बात करें तो विज्ञान धाम झाझर में देहरादून के क्षेत्रीय विज्ञान धाम में पहली कांग्रेस का ऐतिहासिक आयोजन किया गया है, जिसमें ग्रामीण नवाचार की बात करें तो कम लागत वाले कृषि यंत्र और जल संरक्षण तकनीकों का राष्ट्रीय मंच पर प्रदान किया गया। कृषि और तकनीकी की बात करें तो ड्रोन और एआई का उपयोग करके पर्वतीय खेतों को लाभदायक बनाने पर मुख्य ध्यान दिया गया है। अगली हम बात करें क्वेश्चन की 46वां क्वेश्चन है, जो कि उत्तराखंड में नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ऋषभ पंत, जो कि क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते हैं। बात कर लेते हैं, ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एएनटीएफ का गठन नशे के सौदागर पर नकेल कसने हेतु त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स तैयार की गई है।
उपचार की बात करें तो निजी नशा मुक्ति केंद्रों में हेतु कड़े मानक और मानवीय उपचार यहाँ पे इसकी गारंटी देती है। शिक्षा में समावेश की बात करें तो कक्षा 6 से नशे के दुष्प्रभावों पर विशेष अध्ययन अध्याय और ई शपथ का कार्यक्रम दिया गया है। लक्ष्य क्या है इसका? 2025 की रजत जयंती पर देश का पहला पूर्णतः नशा मुक्ति राज्य यहाँ पे इसका लक्ष्य है था, मतलब अब तो चला गया 2025। अच्छा, 47वां क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड का प्रदर्शन कैसा रहा? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। तो देख लेते हैं इसका डिटेल में। तो यहाँ पे लक्ष्य 1 से 5 तक था, जो कि गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय कमी और महिला आरक्षण द्वारा लैंगिक समानता में सुधार था। लक्ष्य 13वें की बात करें तो हिमालय पारिस्थितिकी हेतु ग्रीन पॉलिसी और वनीकरण प्रयासों को वैश्विक मान्यता यहाँ पे दी गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की हिम प्रहरी योजना जो कि है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था सीमावर्ती क्षेत्रों में सेफ बोर्ड पलायन को रोकना और पूर्व सैनिकों को वहां बसाना। देख लेते हैं इसकी योजना की डिटेल में। तो यहाँ पे पूर्व सैनिकों का योगदान जो कि सीमांत गांव में अनुशासन हेतु सेवानिवृत्त सैनिकों का पुनर्वास सहायता पे ली जाएगी। जादोंग विलेज की बात करें तो सामरिक गांवों को पुनः बसाकर पलायन पर भारी प्रभावी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। सिविलियंस इंटेलिजेंस की बात करें तो दुश्मन की गतिविधियों को सूचना सेना को देने हेतु सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ पे जारी मतलब कि है। स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो आपदा प्रबंधन और प्राथमिक शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है स्थानीय लोगों को। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सा ऑनलाइन पोर्टल जारी किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टल से ऑनलाइन पोर्टल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हाउस ऑफ हिमालय करके है ये पोर्टल, जिसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो बनाए गए उत्पाद है उनको बेचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ये ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है। तो देख लेते हैं हाउस ऑफ हिमालय की। तो प्रीमियम ब्रांड है, जो कि अम्ब्रेला ब्रांड है, जो कि पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल आहन के तहत सभी उत्पादों हेतु साझा मंच है। गुणवत्ता मानक की बात करें तो शहद, नमक और दालों कोई कठोर लैब टेस्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन यहाँ पे किया जाता है। एसएचजी की बात करें तो 50,000 महिलाओं को बिचौलियों के बिना उचित दाम यहाँ पे मिलता है। और वैश्विक पहुंच की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स और ई कॉमर्स साइट्स पर प्रीमियम उपलब्धता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई खेल नीति 2023-24 के अनुसार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी धनराशि यहाँ पे दी जाती है? तो ये दी जाती है ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। तो यहाँ पे देख लेंगे तो 2 करोड़ ओलंपिक स्वर्ण पदक वाले को मिलती है, रजत पदक वाले को मिलती है 1.5 करोड़ और कांस्य पदक वाले को मिलती है तो 1 करोड़। और यहाँ पे पेंशन और पोर्टल्स की बात करें तो पदक विजेताओं को मासिक पेंशन और पुरस्कार राशि हेतु पारदर्शी ऑनलाइन जो कि कैश अवार्ड पोर्टल यहाँ पे विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 डिटेल में करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि आने वाले आपके पटवारी, लेखपाल, यूकेपीएससी जितने भी उत्तराखंड के रिलेटेड एग्जाम है, 1 डे एग्जाम, 2 डे एग्जाम, तो उन सभी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत मेहनत लगती है ऐसी क्लास बनाने में, तो आप क्या करें, एक अपने दोस्त को, खास दोस्त को वो शेयर कर देना, और उस खास दोस्त का भी एक दोस्त होगा खास, तो वो भी उसको शेयर कर देगा। तो ऐसे करके जिसके पास भी ये वीडियो पहुंचती है उसको अपने दोस्त को शेयर करनी है, बाकी किसी को नहीं शेयर करनी है, ठीक है। जिसको ये जरूरत है इस वीडियो की, जिसको उत्तराखंड की तैयारी करता है, जो आप देखते हैं स्ट्रगल करता है, तो उसके पास ये वीडियो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमने 50 क्वेश्चन नहीं, हमने एक क्वेश्चन से लगभग 4 से 5 यहाँ पे टॉपिक्स यानी कि तथ्य यहाँ पे जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे 150 से 200 क्वेश्चन यहाँ पे आराम से बन सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।